अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इशू पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपने कभी सोचा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर कैसे होते हैं और कौन डिसाइड करता है कि ये इलेक्शन का प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट होगा? आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे इमरान खान और शहबाज शरीफ ने एक वक्त पर कंसेंसस से चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया था, फिर वो कंसेंसस कॉन्फ्लिक्ट में कैसे बदल गया। और अगर बात करें 2026 की, तो 2026 के करीब हम फिर से उसी मोड़ पर क्यों खड़े हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का फ्यूचर डिस्कस हो रहा है। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं कि चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर का काम होता क्या है। इसका काम क्या होता है? सबसे पहले इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेगुलेट करवाना और इंश्योर करना कि वोट चोरी ना हो, सिस्टम मैनिपुलेट ना हो। सो बेसिकली अगर ये बायस्ड हों तो मैच कैसे फेयर होगा। इसीलिए सीईसी और ईसीपी का रोल बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी समझा जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इलेक्शंस हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं, ईसीपी की क्रेडिबिलिटी सब कुछ होती है। अब चलते हैं 6 साल पहले, बिफोर 6 years। 2020 में अगर हम देखें तो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अगर इस उस टाइम पे ओपोजिशन लीडर जो थे वो थे शहबाज शरीफ। ठीक है, नॉर्मली पाकिस्तान पॉलिटिक्स में कंसेंसस मिलना एक मेरेकल होता है, लेकिन इस दफ़ा मेरेकल हुआ है। ठीक है, काफ़ी बहस मुबासा और दोनों के एग्री होने के बाद सिकंदर सुल्तान राजा को नॉमिनेट किया गया है को एज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, नॉमिनेट किया गया है। इमरान खान ने पहले के सीईसी जस्टिस रिटायर सरदार मोहम्मद रज़ा खान पर सीरियस एलिगेशंस लगाए हुए थे कि ये बाइस्ड हैं और ये पार्टिसनशिप हैं ईटीसी। जब सिकंदर राजा अपॉइंट हुए तो इमरान खान ने कहा अब हमें ईसीपी से फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब पब्लिक को सिग्नल गया कि ओके सिस्टम अब न्यूट्रल हो रहा है। लेकिन कंसेंसस से कॉन्फ्लिक्ट तक का अब रास्ता देखते हैं, लेकिन ये रिलीफ ज़्यादा देर चला नहीं। ठीक है, टाइम के साथ इमरान खान ने नए सीईसी पर भी क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दी थी, और वो भी फुल वॉल्यूम पर। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सिकंदर राजा का नाम जनरल कमर बाजवा के कहने पर ही प्रपोज किया था, मतलब मैंने खुद उनके बारे में कुछ पर्सनल जानता भी नहीं। ये अल्फाज इमरान खान के ही थे। सो बेसिकली यहाँ से पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्वेश्चनेबल हो रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मिलकर भी अपनी चॉइस ऑन नहीं करते तो फिर कंसेंसस का फ़ायदा ही क्या है। अब आगे चलें तो फिर आता है 2024। ठीक है, 2024 का इलेक्शन साइकिल अगर देखें तो यहाँ ड्रामा फुल ऑन हो गया। पीटीआई का नैरेटिव ये बना कि ईसीपी ने उसके ऊपर इलेक्शन सैंपल छीन लिया था। ठीक है, पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस में मतलब उसके केस में उसको टारगेट किया गया। और फिर रिजर्व सीट्स का इशू। इमरान खान और पीटीआई ने कहा ईसीपी बायस्ड है, कंप्लिसिट है और हमें डेलिब्रेटली साइड लाइन किया गया है। इस पॉइंट पर सीईसी राजा और पूरा ईसीपी सिस्टम पीटीआई के लिए बिल्कुल विलन बन चुका था। अब फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट सिचुएशन में चलें तो महमूद खान अचकजई नए ओपोजिशन लीडर हैं। ठीक है, ये हैं नए ओपोजिशन लीडर, और यहाँ एक रेयर अपॉर्चुनिटी फिर से खड़ी है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसीपी के 2 मेंबर्स, इन तीनों को फ्रेश और कंसेंसस के साथ अपॉइंट किया जा सकता है। आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए? अगर देखें तो अपॉइंटीज जितनी भी हो स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीसन हो,
इतने स्ट्रॉन्ग हो कि किसी के प्रेशर में ना आ सकें, ठीक है। तो चाहे प्रेशर गवर्नमेंट का हो या अपोजिशन का हो या किसी और की तरफ से, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ये पाकिस्तान है, ये टास्क बहुत मुश्किल दिखाई देता है। आगे चलते हैं 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इशू। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट आता है। 26 अमेंडमेंट, 26 अमेंडमेंट, सॉरी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल भी लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल 26 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे पहले क्या होता था, सीईसी और ईसीपी मेंबर अपनी टर्म कंप्लीट करके ही रिटायर हो जाते थे, मतलब नो एक्सटेंशन, नो फेवर्स एंड नो प्रेशर। लेकिन अमेंडमेंट के बाद इनकम्बेंट्स अपनी सीट पर इंडेफिनेटली रह सकते हैं, ठीक है, जब तक न्यू अपॉइंटीज ना हो जाएं। इसका मतलब है गवर्नमेंट का स्टेटस को मेंटेन करने का फ़ायदा, अपोजिशन को डिले का नुकसान। और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर आपको पता हो कि आप इंडेफिनेट टाइम तक रह सकते हो तो इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। आगे देखते हैं कंसल्टेशन प्रोसेस कैसे होना चाहिए। कंसल्टेशन प्रोसेस कैसे होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन का पहला कंसल्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। कमेटी 12 मेंबर की होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है जो कि 12 मेंबर्स की होती है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है और जहाँ डिसीजन होता है तो 2/3 मेजॉरिटी से। अगर आइडियल केस देखा जाए, आइडियल केस हो तो दोनों तरफ से 3 नेम्स पर पोस्ट पर एग्री करें, फिर कमेटी के लिए काम इजी होगा। लेकिन अगर वर्स्ट सिचुएशन देखें तो दोनों एग्री ना करें, नेम्स पर पोस्ट कमेटी के पास जाएं 6, और फिर डेडलॉक्स, डिले, पॉलिटिक्स, यू नो द ड्रिल, मतलब ये चीज़ें फिर नुकसान का बायस बनेंगी। अगर बात करें उमर अयूब का मिस्ड चांस, ठीक है, लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उमर अयूब उमर अयूब को इनवाइट किया था, जो कि उस टाइम के ओपोजिशन लीडर थे, ठीक है, उनको कंसल्टेशन के लिए। लेकिन क्या हुआ था, मीटिंग रिफ्यूज़ कर दी थी उस टाइम, ठीक है। डायरेक्ट स्पीकर को कह दिया कि कमेटी बना दो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पहले कंसल्टेशन थी फिर कमेटी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, उसकी वजह से प्रोसेस वहीं रुक गया और एक और गोल्डन चांस वेस्ट हो गया था। आज का सवाल ये है कि क्या हिस्ट्री रिपीट होगी। क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नए इनविटेशन भेजेंगे या महमूद खान अचकजई इस दफ़ा चांस मिस नहीं करेंगे। हिस्ट्री ये बताती है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ 2020 में एग्री कर चुके थे, तो मतलब कंसेंसस इम्पॉसिबल नहीं, बस मसला है कि नीयत और पॉलिटिकल मेच्योरिटी का। यहाँ पे एक और बॉटम लाइन भी आती है, डेमोक्रेसी का टेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी एक मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कितनी ज़रूरी होती है। अगर हम सच में फ्री इलेक्शंस, फेयर रिजल्ट्स और क्रेडिबल सिस्टम चाहते हैं तो फिर एसीपी की इंडिपेंडेंस को भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना। हमने 26 अमेंडमेंट ने जो डिफेक्टिव एक्सटेंशन का रास्ता खोला है वो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट लगता है, ठीक है। इसलिए बेस्ट सोल्यूशन जल्द से जल्द फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हो और वो भी रियल कंसेंसस के साथ, नो फोर्स, नो इंजीनियरिंग, मतलब उसके पीछे किसी किस्म का दबाव ना हो और ना ही उसके पीछे किसी किस्म की इंजीनियरिंग हो। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ ये था आज का डिटेल्ड ब्रेकडाउन ईसीपी, सीईसी, कंसेंसस, कॉन्फ्लिक्ट और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का फ्यूचर। आप क्या सोचते हैं, क्या कंसेंसस पॉसिबल है या फिर हम फिर से डिले और डेडलॉक देखेंगे। कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके बारे में भी
इसको मज़ीद ताकि आगे लोग भी शेयर करें, तो इसको वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।